नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल नेशनल आंखें। आज हम भारतीय जन जागृति पार्टी के उभरती हुई पार्टी जो कि राष्ट्रीय लेवल पर लड़ने की तैयारी दमखम के साथ में तैयारी कर रही है। आज राष्ट्रीय अध्यक्ष जो कि भारतीय जन जागृति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष है युवराज संत जी ने विधानसभा प्रत्याशियों के लिए टिकट वितरण की है। कितने प्रत्याशियों के लिए वितरण की है और कितने प्रत्याशियों के साथ में यह भारतीय जन जागृति पार्टी लड़ेगी और किस किस राज्यों में लड़ेगी, या फिर एक ही राज्य में यूपी में या फिर पंजाब में लड़के रहेगी, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से ही जानते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी नमस्कार। नमस्कार, नमस्ते। समय हो गया इस पार्टी को आपकी? ये 97 में इस पार्टी को शुरुआत किया गया था और 1998 में 98 में जो कि इनको लोकसभा के चुनाव लड़ाए गए थे और विधानसभा के चुनाव लड़ाए गए थे। और उसके बाद में हमारी पार्टी से कुछ आसाम में, बिहार में और उड़ीसा में, वो बिहार नहीं, उड़ीसा में, बंगाल में और जो कि आसाम में कुछ जो कि विधायक भी चुने गए थे। ये हमारा दुर्भाग्य रहा कि उत्तर प्रदेश में हम जो कि हार गए थे। अच्छा, लोकसभा चुनाव भी लड़ाया था आपने? हाँ, लोकसभा चुनाव कितनी सीटों पे लड़ाया था? तो हमने जो कि हमारे पास प्रमाण तो इस समय के लिए 5 सीटों का है जो दिल्ली का, पर 150 सीटों पे लड़ाया था, जिसका प्रमाण हमारे पास इस समय उपलब्ध नहीं है। उस आपने लोकसभा से लड़ाया था, उसमें एक आध सीट आपकी निकल के आई थी क्या? नहीं, उसमें कोई सीट हम जीत नहीं पाए थे। दूसरे तीसरे नंबर पर ज़्यादातर हमारे प्रत्याशी रहे थे और बहुत अच्छा जो कि प्रदर्शन किया था। और उसके बाद में फिर हमारे ऊपर कुछ ऑब्जेक्शन जो निर्वाचन आयोग ने लगाया, कुछ हमारे विवादित जो कि मामला था, जैसे कि मुशर्रफ को इस देश में आना हुआ और हमने वो मुशर्रफ के आने पर बहुत विरोध किया तो हमें आतंकवादी ठहरा दिया गया। लाहौर बस यात्रा थी तो हम बस के सामने लेट गए थे, उसका विरोध किया था। तो इसलिए हमें जो कि तो कई सरकार ने हमें ऐसी गतिविधियां बता दी कि हम देश के विरोध में हैं। हालांकि हम देशभक्ति करते हैं और देश के पक्ष में ही हम जो कि काम करते हैं, इसलिए हमारी पार्टी को यहाँ बंद कर दिया गया। तो उसके बाद में फिर हम जो कि यहाँ सीधा फिजी के अंतर्गत चले गए। तो वहाँ 99 के अंतर्गत में हमने वहाँ सत्ता जो कि महेंद्र चौधरी को संभलवाई, अर्थात वहाँ अपना प्रधानमंत्री बनाया। फिर हमने फिजी की राजनीति की। उसके बाद अब देश के अंतर्गत में आया हूँ, तो अब देश में आने के बाद में दोबारा से फिर विचार किया है कि जिस प्रकार से आज देश में हिंदू मुसलमान में दरार डाली जा रही है, मंदिर मस्जिद की जो राजनीति की जा रही है, तो ऐसे ये तो खैर चर्चा अभी थोड़ी देर बाद में कर लेंगे। अब जो आज आपने प्रोग्राम रखा है अपने कार्यालय पर, कितने प्रत्याशियों को आपने टिकट वितरण की है और कितने बकाया रह गए? देखिए, ऐसा है कि कुछ जो दूर के प्रत्याशी हैं वो अभी आ नहीं पाए हैं, क्योंकि दिल्ली में और जो कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में काफ़ी लंबी दूरी भी होती है। काफ़ी दूरी से हम यहाँ से टिकट बांट रहे हैं। आज हमारा जो कि 100 के लगभग का आइडिया था, तो उसमें 70 के लगभग हमारे पास लिस्ट है और कुछ प्रत्याशी यहाँ आए हैं, उनकी गिनती अभी की जाएगी तो बताई जाएगी कि कितने प्रत्याशी यहाँ पर आए हैं। पर आज प्रत्याशी आए हैं, शुभारंभ अच्छा हुआ है और मैं प्रत्याशियों के लिए धन्यवाद देता हूं और अपने कार्यकर्ताओं को। यूपी के अलावा और भी किसी राज्य के प्रत्याशियों को टिकट वितरण किया? हाँ, अभी हमने जो कि 70 जो कि टिकट दे के आए थे हम पंजाब में, जो अभी इस समय अभी सूचना मिली है कि हमारे 82 जो कि वो वहाँ पर जो कि हमारे प्रत्याशी हो गए हैं। कि अभी मुझे वहाँ पर नीलम राणा और राकेश राणा जी ने हमें जो कि वहाँ पर बताया है। और अगला जो उत्तराखंड के अंतर्गत में जो सुरेश वाल्मीकि हैं, उनका भी फ़ोन आया है। वो जो कि 1-2 दिन बाद में पूरी टीम के सहित आ रहे हैं। वहाँ पर भी पूरी सीटों पर हम चुनाव लड़ा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में भी सभी सीटों के हमारा चुनाव लड़ाने का विचार है और प्रयास है। इन 2 राज्यों के अलावा और किस किस राज्यों में आप तैयारी कर रहे हैं? देखिए, 5 राज्य हैं, 5 में हमारे प्रत्याशी होंगे, पर गोवा और जो कि मणिपुर के अंतर्गत में उतने प्रत्याशी हम नहीं खड़े करेंगे जितना हम पूरे जो उत्तर प्रदेश में खड़े करेंगे, उत्तर प्रदेश जो कि उत्तराखंड में खड़े करेंगे और पंजाब में खड़े कर रहे हैं। बाकी मैं आपका मेन उद्देश्य ये है कि पूरा अपनी पार्टी का जो दमखम है आपका, वो उत्तर प्रदेश पे फोकस रहेगा? हाँ, उत्तर प्रदेश पे इसलिए है कि उत्तर प्रदेश से ही संसद का जो कि रास्ता जाता है और उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में कुछ ज़्यादा ही हिंदू मुसलमान की बात हो रही है, मंदिर मस्जिद की बात हो रही है। विकास के मुद्दे उत्तर प्रदेश भूल चुका है और जब से उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में ये जो कि एक मुख्यमंत्री आया है,
तब से ऐसा लगता है कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत में जो कि अलगाववाद की स्थिति पैदा हो गई है। यमुना गंगा जो कि तहजीब है उसको जो कि खतरा है, और हिंदू मुसलमानों के दोनों के संबंधों में खटास आ गई है। आज हिंदुओं के एरिया में मुसलमान को डर लगता है और मुसलमान के एरिया में हिंदू को डर लगता है। मंदिर में कोई मुसलमान पानी पीने जाए तो उसको मारा पीटा जाता है। तो हो सकता है मस्जिद में भी कभी ऐसा अच्छा अध्यक्ष जी, बीजेपी पार्टी के इस टाइम योगी सरकार के मुख्यमंत्री हैं, आचार संहिता लग चुकी है, चुनाव में लगभग डेढ़ महीना से रह गया है, ठीक है। अब उस दौरान में बीजेपी पार्टी जाति विरोधी पार्टी राजनीति कर रही है। आपकी पार्टी किस मुद्दे पे चुनाव लड़ेगी? और आपकी पार्टी, जैसे कि आपके मुख्यमंत्री के सीएम के दावेदार आपने शेरा परवीन के नाम पर मोहर लगाई है, क्या आपके मुख्यमंत्री बनने के बाद में क्या हो सकता है कि आपकी पार्टी भी इसी मुद्दे पर लड़ेगी, रहेगी क्या? जो आपकी रणनीति उसी पर रहेगी? नहीं नहीं, हमारी रणनीति जो है सेकुलरिज्म की है, उसी पर जो हमारी पार्टी रहेगी। शेरा परवीन, मैंने एक बहुत अच्छे व्यक्ति को जो ढूंढा है, वो ना हिंदू ना मुसलमान की बात नहीं है। उनके अंतर्गत में मुस्लिम संप्रदाय से होते हुए भी वो हिंदुओं के साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, सबके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं। तो मैं उनके व्यवहार के लिए धन्यवाद देता हूं, और मुझे विश्वास है वो कभी बदलेंगे नहीं पावर आने के बाद में भी। और इंशाअल्लाह वो जो कि इस समय मुख्यमंत्री होंगे, इसके अंतर्गत में कोई शंका नहीं है। क्यों? हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी हमारे साथ में है। तो शेरा परवीन एक फिल्मी अभिनेता भी हैं। अच्छा अध्यक्ष जी, आप ये बताइए, अभी आपने हमारे इंटरव्यू में कहा कि इंशाअल्लाह शायद हो सकता है कि आपके ऊपर देशद्रोही का मुकदमा लगाना योगी जी या मुख्य प्रधानमंत्री जी, तो इसमें क्या कर सकते हैं? मैं ये कहना, किसानों के बीच में राकेश टिकैत ने अल्लाह अकबर के नारे लगाए थे, उस दौरान बहुत बड़ी चर्चा चली थी, राजनीति हुई, आज दूर दूर तक यही चलता रहा कि साहब राकेश टिकैत अल्लाह अकबर के हो गए। क्या राजनीति इसी तरीके से चलती रहेगी क्या? इसे ऐसे मैं ये कहना चाहता हूँ, हमने गंगा जमनी हमारी तहजीब है। हमारे जो कि हिंदी के अंतर्गत में भी हमारी पूरी हिंदी, जब तक उर्दू के शब्द नहीं होते तब तक पूरी नहीं हो पाती है। यदि हम अब कहीं जा रहे हैं और हम कहीं ट्रेन में बैठेंगे, रेल में, तो रेल कौन सा शब्द है? यदि हिंदी में कहेंगे तो लोह पथगामिनी कहेंगे। हम कहेंगे हम साइकिल से जाएंगे तो हम तो उसे द्वै चक्र का कहेंगे, नहीं समझिए। तो मैं कह रहा हूँ हिंदू के शब्द ऐसे शब्द हैं, क्लिष्ट जो कठिन शब्द हैं, उन्हें नहीं बोल पाते, तो उन्होंने उर्दू ने आकर के पूरा किया है। तो इंशाअल्लाह का मतलब है भगवान का शुक्रिया, भगवान भला करेगा, अच्छा करेगा, नहीं समझे, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। और वहाँ हम हिंदू मुसलमान एक जगह हैं, तो कहने में क्या दिक्कत है? एक दूसरे के साथ रहने में क्या दिक्कत है? एक दूसरे के त्योहार मनाने में क्या दिक्कत है? मैं तो ये कहता हूँ कि ये दरार हटनी चाहिए और हमें सब कुछ सेकुलर होना चाहिए, और इसमें कोई शंका नहीं। अब यदि वो हमारे ऊपर कोई देशद्रोह का मुकदमा लगाते तो लगा दीजिए। जैसे कि शेरा परवीन जी एक मुस्लिम है, मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं, आप एक संत कम्युनिटी से आते हैं, लोग बाग कहते हैं साहब युवराज संत जी हैं, और आपने इंशाअल्लाह कहा है। तो इंशाअल्लाह कहने पे भाई एक तो मुस्लिम कम्युनिटी कहती है वो ठीक है, लेकिन एक संत इस बात को कहे, क्या इस चीज़ को हिंदू मुस्लिम को एक करने का संदेश है आपका, या फिर विपक्षी पार्टियों को नहीं, ये मेरा एक शब्द सामान्य शब्द है, मुझे तो पता ही नहीं मैंने कब कब कहा है, क्योंकि ये एक तकिया कलाम है। और कभी हम जय गोपाल जी की कहते हैं, राम राम कहते हैं, इसी प्रकार से इंशाअल्लाह है, खुदा हाफिज है और धन्यवाद है, स्वागतम है। तो ये क्या है कि ऐसा शब्द, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, इससे हिंदू मुसलमान की बात नहीं। अब मोदी टोपी नहीं पहनते, ठीक है, पर शाहीन बाग जब मैंने बैठा ला तो वहाँ पर मुसलमानों ने हवन किया, मुसलमानों ने कलाई बांधे, तिलक लगाए, और हमारी बहनें जो थी मुस्लिम वहाँ से, उन्होंने गायत्री मंत्र बोला, तो क्या वो हिंदू हो गए, काफिर हो गए? मैं ये कहना चाहता हूँ, मैंने जो टोपी पहन ली तो क्या मैं मुसलमान हो गया? और मैं ये कहना चाहता हूँ ये हिंदू और मुसलमान की दूरी क्यों? आखिरकार हम लोगों में क्या अंतर है? मैं ये कहना चाहता हूँ दूरी है, मैं मान रहा हूँ, तो दूरी कैसे रहनी चाहिए? जब हॉस्पिटल कोई बीमार होता है और जब ब्लड लेने जाता है, सबसे बड़ी चीज़ है खून का जो कि मिश्रण होना, तो उस समय कोई नहीं पूछता कि मुसलमान का खून है कि हिंदू का खून है। केवल डॉक्टर से कहते हैं डॉक्टर साहब मुझे खून दे दीजिए, मेरे घर में बीमार बहुत ज़्यादा है, हॉस्पिटल में खून की ज़रूरत है, प्राण चले जाएंगे। तो वहाँ तो हिंदू नहीं रहता, वहाँ मुसलमान नहीं रहता है, वहाँ जाति नहीं रहती है, बरादरी नहीं रहती है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं इसी भेद को कहना चाहता हूँ कि ये भेद हटना चाहिए, जाति का, बरादरी का, ऊंच का, नीच का, हम सब एक हैं और हमें जब एक जगह रहना है। अब भारत की ये सिचुएशन ये है कि हमको एक जगह रहना है, चाहे आप लड़िए चाहे प्यार से रहिए, परंतु आपको रहना एक जगह है। जब एक ही घर में रहना है, एक छत में रहना है, एक देश में रहना है, तो फिर हमें लड़ने से क्या फायदा? यदि कितना भी जो कि हिंदू ताकतवर हो जाए, मुसलमान को खत्म नहीं कर सकता। मुसलमान ने 800 साल राज्य किया, हिंदू खत्म तो नहीं हुआ। यदि खत्म करना चाहते तो उस समय तो कोई कानून भी नहीं था, कोई गिरफ्तारी का भय भी नहीं था, कोई संविधान नहीं था इस प्रकार का, तो कर सकते थे। पर मुसलमान
ऐसा तो नहीं किया, वो राजा राजाओं की लड़ाई थी। महाराणा प्रताप और अकबर की बात देख लो, लोग कहते हैं हिंदू मुसलमान की लड़ाई थी। मैं कहता हूं महाराणा प्रताप का जो सेनापति था, इतिहास बताता है वो मुसलमान था, और जो अकबर का जो सेनापति था वो हिंदू था। मैं ये कहता हूं वो राजा राजाओं की लड़ाई थी, हिंदू मुसलमान का ना कोई अस्तित्व था, ना कोई लड़ाई थी, ना कोई इज्जत बेइज्जती की बात थी। अब शासन में लड़ाई होती रहती है। अब हम लोगों में और मोदी जी में झगड़ा है, बहुत बड़ा झगड़ा है, पर झगड़ा अपनी जगह है। हमारी जो लड़ाई क्या है, विचारों की लड़ाई है, सत्ता की लड़ाई नहीं है। ध्यान रखें, हम सत्ता के लिए नहीं लड़ रहे हैं आपस में, हम जो विचारों से लड़ रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूँ इंशाअल्लाह का है तो कोई दिक्कत नहीं, कोई राम राम कहता है, कोई इंशाअल्लाह कहता है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। हम सब एक हैं, एक ही हमारा खून है, एक ही हमारा खान पान है, एक ही रहन सहना है, एक ही हवा लेते हैं, एक ही पानी पीते हैं। तो मैं ये कहूँगा यदि देशद्रोह का फिर भी मुकदमा लगाते हैं तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। कभी हमारा भी शासन आएगा तो मैं धमकी तो नहीं दे रहा हूं, पर इतना जरूर है जांच जरूर करवा दूंगा, और मोदी जी को आसाराम बापू जी की सेवा में भिजवा दूंगा, ज्यादा नहीं करूंगा। चलिए ठीक है, इस वक्त सभी पार्टियां अपने अपने दमखम के साथ में लड़ रही हैं। बीजेपी पार्टी योगी सरकार ने कुछ दिन 2 दिन पहले ही ऐलान किया है आधे बिल के किसान के लिए। मुख्य अखिलेश यादव कहते हैं कि साहब हम 5 साल पूरे अपनी सरकार में बिजली माफ कर देंगे 300 यूनिट। क्या अध्यक्ष जी आपकी पार्टी, ये पार्टियां जो चली आ रही हैं वो फ्री के चक्कर में चल रही हैं, बिल भी फ्री कर दिया, बीजेपी सरकार योगी सरकार मुख्यमंत्री है वो हाफ बिल कर दिया उन्होंने, क्या आपकी पार्टी भी कुछ जनता को लुभावने इसी तरीके से फ्री में कुछ देगी, या फिर भी आपका कोई ऐसा मुद्दा है जिससे बेरोजगारी है, बिजनेस है, कारोबार सारे पूरी तरीके से ठप पड़ गए कोरोना काल में, 2 साल हुए, फिर दोबारा से कोरोना काल आ गया। लेकिन इस बार अब 2022 में चुनाव तैयारी से पूरी पार्टी बिल्कुल पूरी तरीके से फूक चुका है। क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जनता को लुभाने के लिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के पास क्या रहेगा, और उनके सीएम के उम्मीदवार है शेरा परवीन जी, उनके पास भी क्या रहेगा? मैं निवेदन एक बात कर रहा हूं जो कि पत्रकार महोदय जी के, हम कोई भी लोहामना वादा नहीं करेंगे, हम झूठा वादा नहीं कि हम 15 लाख रुपए देने की बात नहीं करेंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि काला धन लेके आएंगे विदेश से और ना लाएं तो हमें 50 जूते मारना, हम ये भी नहीं कहेंगे। हम ये भी नहीं कहेंगे कि फ्री में राशन दे रहे हैं। हाँ, सिलेंडर 100 जो कि 85 रुपये का सरकार को पड़ता है, हम उस सिलेंडर को 300 रुपये का दे देंगे। तो हमको इसमें जो कि जनता को ना लुभा रहे हैं ना कुछ भी है, क्योंकि रियल में ही जो 185 रुपये का आता है, 200 रुपये का कर लो, उसे 250 का कर लो। हम जनता को खूब महंगा सिलेंडर देंगे, 300 साढ़े 300 रुपये का करेंगे। और पार्टी कितने का देती है, 800 का 900 का, इस बात से मुझे मतलब नहीं। मैं ये कह रहा हूँ मैं तो सरकार के लिए 100-150 रुपये की सब्सिडी जो कि और जो जनता से लूँगा। हाँ, पेट्रोल जो है 33-34 रुपये लीटर आता है विदेश में, क्यों कम 45 रुपये लीटर तो हम भूटान को देते हैं, तिब्बत को देते हैं, नेपाल को देते हैं, बंगाल को देते हैं। तो मैं पेट्रोल जो कि 50 रुपये 45-50 रुपये रखेंगे डीजल पेट्रोल। मैं ये नहीं कह रहा कि ये पार्टी दूसरी पार्टियां 100 रुपये लीटर रख रही हैं, ये लुभावना कोई वादा नहीं है, ये ठीक बात कर रहा हूँ। रहा किसान की बात, तो किसान का बिल तो इसलिए माफ होगा कि भाई वो किसान आत्महत्या कर रहा है, मजदूर बेचारा परेशान है, वो जो कि बिल नहीं भर पा रहा है। तो ये चीजें लुभावने वादे नहीं, ये तो मैं करूंगा, परंतु हमारा एक वादा है, हर हाथ में काम देंगे हम, हर घर में सरकारी नौकरी देंगे, और सरकारी नौकरी और काम नहीं दे पाए तो उनको जो कि रोजगारी से मुक्त करने के लिए लोन देंगे। ये हमारा काम, हम लोगों को आत्मनिर्भर करेंगे, ये हम करेंगे, लुभावने वादे नहीं करेंगे। और जिन घरों में 25-30 हजार रुपए की नौकरी दे देंगे उनके घर से फ्री का राशन हटा देंगे। फ्री बिजली का बिल जो नहीं दिया जाता है वो बिजली का बिल लेंगे हम, पानी का बिल लेंगे हम, उसे 25 से 30 हजार रुपये तक की नौकरी देंगे। अब जनता निर्णय करे कि वो हमसे 1500 रुपये 2000 रुपये की हर महीने में भीख लेना चाहती है, या आत्मनिर्भर होकर के कमा करके वो 25-30 हजार रुपये के जो कि कारगर कामदार बनना चाहते हैं। ये जनता का निर्णय होगा। मैं ये जरूर जबरदस्ती ना तो जो कि उनके ऊपर नौकरी थोपूंगा ना काम थोपूंगा, पर मैं ये जरूर कहूँगा आपको 1,500-2 हजार रुपये की सुविधा चाहिए या 25-30 हजार रुपये की नौकरी चाहिए। तो ये मेरी गारंटी है कि जो लोगों ने आदत डाली है, दूसरे लोगों ने भिकमंगा बनाया, हाथ में कटोरा दे दिया, थाली बजवाते जो कि वो बजवाते हैं, और उनको जो कि नमक तेल तक फ्री देने लगे हैं। मैं ये कह रहा हूं मैं फ्री कुछ नहीं देंगे हम लोग पैसा लेंगे, हम सरकार को अच्छी तरह से चलाएंगे, सरकार की अर्थव्यवस्था अच्छी करेंगे, लोगों का रोजगार बढ़ाएंगे, नौकरी देंगे।
व्यवसाय बढ़ाएंगे। चलिए वो ठीक है, ये बताइए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं कि साहब विपक्ष जो पार्टियां हैं, विपक्ष दुनिया भर के झूठ बोलती हैं, और भी पार्टियां हैं, सपा है, कांग्रेस है, अब आरएलडी का गठबंधन सपा से हो गया है, ये दोनों युवा की जोड़ी हैं। अब इसी बीच में आपकी भी भारतीय जन जागृति पार्टी है, आपके मुद्दे आपने तो सारी चीज़ बता दी, बीजेपी भी फ्री दे रही है, सारी चीज़ दे रही है। बीजेपी 2017 में नौकरी के वादे कर करके आई थी, फ्री का आश्वासन दे करके आई थी। अब कोरोना काल में दोबारा कोरोना काल आ रहा है, तो चुनाव को देखते हुए बीजेपी सरकार, योगी सरकार ने दो टाइम का फ्री राशन कर दिया उसने, महीने में 2 बार, जो कि बीच में बंद हो गया था 2 महीने के लिए, फिर दोबारा से कोरोना काल को देखते हुए वो फिर से चालू कर दिया गया। अब चुनाव को देखते हुए जनता को लुभाने के लिए तेल नमक और दाल वगैरह भी, चने वगैरह देना शुरू कर दिया है। अब उस पर तो जनता का पूरा प्रभाव पड़ रहा। आपकी इस पार्टी को किस तरीके जनता देखना चाहेगी, जिससे कि आपको जनता वोट दे और आपके प्रत्याशी को वोट दे करके और आपके हाथों को मजबूत करे? देखिए, हम रोजगार की बात करेंगे, हम महंगाई कम करने की बात करेंगे, हम लोगों को व्यवसाय देने की बात करेंगे। ये बात मुझे बड़ी खुशी है कि वो लुभावने वादे बीजेपी नहीं कर रही है। मैं तो इतना खुश हूं कि अब जनता के लिए स्वर्ग आ जाएगा। इसका मतलब मोदी जी 15-15 लाख रुपए जरूर देंगे। इस बात की मुझे बहुत बड़ी खुशी है। मोदी जी काला धन भी लेकर के आएंगे, मुझे तो बड़ी खुशी है। परंतु मैं ये कहता हूँ, इन्हें शर्म आनी चाहिए कि सबसे बड़े लुभावने वादे ये करते हैं। अरे 1-8 लाख रुपए की बात कर लेते, 50,000 की बात कर लेते, 2 लाख रुपए तक की बात कर लेते, 15-15 लाख रुपए की जो इतना फेंका कि जनता झांसे में आ गई। परंतु हम ऐसा कोई वादा नहीं करेंगे। हम लोगों को रोजगार देंगे, हर हाथ में काम देंगे, हम महंगाई कम करेंगे और हम नौकरी हर घर के अंतर्गत में देंगे। इस बात का हम वायदा करते हैं। हम किसानों के लिए जिस प्रकार से किसान कहेंगे उस प्रकार के कानून बनाएंगे, उस प्रकार की उनको सुविधा देंगे। हम आम जनता के व्यक्ति हैं, हम कोई भी कानून बनाएंगे आम जनता की राय लेकर के बनाएंगे। हम जनता के साथ हैं और मुझे विश्वास है कि जनता हमारे साथ है। और हमारा जो मुख्यमंत्री है उत्तर प्रदेश के, बहुत अच्छे व्यक्ति ढूंढे हैं, उनके अंतर्गत में बिल्कुल सेकुलरिज्म है, इसलिए हम बड़े खुश हैं और इसलिए हमें उम्मीद है पूरी, अब तो पूर्ण विश्वास है उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार आएगी। चलिए ठीक है, हमारे साथ में थे राष्ट्रीय अध्यक्ष भारतीय जन जागृति पार्टी के, जो कि आपने साफ सब कुछ उनके वाक्य सुने, क्या कहा उन्होंने जनता को अपनी तरफ खींचने के लिए सोचा कहा है। अब आगे की कड़ी में क्या होता है, जो कि उनके प्रत्याशी हैं, मुख्यमंत्री के दावेदार, उनका कितना प्रभाव पड़ता है जनता के ऊपर, और उन्होंने अपने प्रत्याशी उतारे हैं क्षेत्र में, जो भी विधानसभा क्षेत्र हैं उनमें कितना प्रभाव वो डाल पाते हैं, क्योंकि इस वक्त के मुस्लिम कम्युनिटी से वो आते भी हैं, प्लस बॉलीवुड के अभिनेता हैं, युवा नेता हैं और युवा जोश भी है, और उनसे भी बात करेंगे। अब हमारे साथ में भारतीय जन जागृति पार्टी के नए युवा जोश बॉलीवुड के अभिनेता शेरा परवीन जी जुड़ चुके हैं। इनसे ही, जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के दावेदार, जो कि राष्ट्रीय अध्यक्ष संत युवराज जी ने मोहर लगा दी है इनके नाम पर। ये मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। आखिर ये एक चीज सोचने और समझने की है, राष्ट्रीय अध्यक्ष एक संत समाज से आते हैं, जो कि और जो मुख्यमंत्री के दावेदारों की मोहर जो लगाई है वो एक मुस्लिम कम्युनिटी से आते हैं। और सबसे बड़ा सवाल तो ये आता है कि युवा भी हैं, जोश भी है उनके अंदर, और बॉलीवुड अभिनेता भी हैं, क्योंकि अब चुनाव नज़दीक है, चुनाव में कोई ज़्यादा समय नहीं है, आचार संहिता लग चुकी है। अब शेरा परवीन जी से ही पूछते हैं, जानते हैं कि उन्होंने अपनी क्या रणनीति बनाई है, अपने प्रत्याशियों को किस तरीके से जिता करके लाते हैं, क्या इनके चेहरे से जनता पर फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। नमस्कार साहब। जी नमस्कार। और साहब, क्या तैयारी चल रही है आपकी पार्टी की? उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा चुनाव लड़ा रहा हूँ प्रत्याशियों को, और आज हमारी पार्टी ने टिकट बांटे हैं, करीब 70-80 टिकट बांटे हैं, और अभी शुरुआत है, आज से 10 तारीख है। अब हम 3 दिन तक बराबर टिकट बांटेंगे।
3 दिन तक आप टिकट वितरण की जाएगी, फिर उसके बाद में टिकट तो आपकी चली रही है बरकरार। आप अपने उत्तर प्रदेश में जो कि आपके अध्यक्ष जी ने, पार्टी के अध्यक्ष जी ने आपको मुख्यमंत्री का दावेदार बनाया, आप उत्तर प्रदेश की जनता को किस तरीके अपना प्रभाव डाल सकते हैं? कहाँ तक आपकी पार्टी को लेकर के जाएंगे? अध्यक्ष संत युवराज जी हमें जो दिया, उन्होंने उत्तर प्रदेश में सीएम प्रत्याशी बनाया, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। और आगे हमारी जो रणनीति है चुनाव लड़ाने की, बहुत अच्छी तरीके से हम रणनीति बना रहे हैं अपनी, और 15 तारीख के बाद में हम अपना चुनाव प्रचार शुरू कर देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर, और पूरी ताकत के साथ हम अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे और जीता कर लाएंगे। जनता के लिए आपके पास ऐसा क्या मूल मंत्र है जो कि जनता आपको राष्ट्रीय पार्टियों को छोड़ करके, तमाम पार्टियां बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, लोकदल, इन पार्टियों को छोड़ करके आपके साथ में कैसे जुड़ेगी, किस तरीके से जुड़ेगी? वो आपके पास क्या ऐसा मूल मंत्र है? हमारे पास जो है गरीबी, बेरोजगारी और महंगाई कम करने के जो मुद्दे हैं वो सबसे बेहतरीन हैं। और हम सबसे बड़ी बात तो उत्तर प्रदेश के अंदर हम जिस भी राज्य में चुनाव लड़ा रहे हैं वो हमारे पास बहुत अच्छी रणनीति है हमारे अध्यक्ष जी की। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उत्तर प्रदेश के अंदर और हम जो ला रहे हैं, बेटी जब से किसी बच्ची का, बेटी का जन्म होता है और जन्म से लेकर उसकी शादी तक हम 1500 रुपये महीना देते हैं उसको, और जब 15-21 साल की हो जाती है शादी के समय 50,000 रुपये उसको शादी में योगदान करेंगे। नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद देंगे कि आप प्रेजेंट में दे रहे हैं? नहीं, मुख्यमंत्री बनने के बाद सारे काम होंगे, अब प्रेजेंट में कुछ नहीं होगा। ये हमारे जो वादे हैं वो सच्चे वादे हैं हमारे। आपके घोषणा पत्र में, जो कि आपका अभी घोषणा पत्र शायद तैयार हो गया नहीं हुआ? तैयार है हमारा घोषणा पत्र। तो आपके घोषणा पत्र का अभी तो ऐलान हुआ नहीं है? नहीं, ऐलान कर दिया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, ऐलान कर दिया। तो घोषणा पत्र के माध्यम से आप जनता को किस तरीके से अपनी तरफ खींचेंगे? हमारे घोषणा पत्र में बहुत अच्छी बातें हैं और सच्ची बातें हैं। ऐसा नहीं कि हम वादे करेंगे और वादे खिलाफी करेंगे। हम वादे करेंगे तो सच्चे वादे करेंगे, और उन वादे जो सच्चे वादे होंगे हमारे करने के लायक होंगे वो करेंगे। आप युवा हैं, युवा जोश भी है आपके अंदर, बॉलीवुड से भी आपके अच्छे संपर्क हैं, अच्छा काम भी आपने बॉलीवुड में किया है। अब अपना युवा लोगों को, युवा लड़कियों को, युवा बच्चों को क्या आपसे प्रेरणा मिलेगी इस तरीके से, जो आप पहले आप युवा बॉलीवुड में थे, अब राजनीति में आप उतर करके आए? जी बिल्कुल प्रेरणा मिलेगी, क्योंकि हमारा जो है बॉलीवुड में से आने का राजनीति में ये एक संदेश है कि लोगों के बीच में, युवाओं के बीच ये हमारा संदेश रहेगा कि अच्छे काम करेंगे और सच्चे काम करेंगे। सपा सरकार में, अखिलेश सरकार में, जो कि 2012 में सरकार थी, 17 तक रही, अखिलेश ने लैपटॉप और आपकी तमाम योजना के साथ में तमाम कार्य किए, लेकिन उनकी सरकार नहीं आई। अब मौजूदा बीजेपी की सरकार है, योगी सरकार है, मुख्यमंत्री, और वो भी तमाम फ्री का सिस्टम दे रहे हैं, बिजली बिल हाफ कर दिया है, राशन फ्री दे रहे हैं, आवास योजना के तहत वो मिल रहा है, शौचालय, वो तमाम तरह की वो चल रही है। ठीक है, अब जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 3 कृषि बिल हैं, उनको किस तरीके से उन्होंने जो वापस लिए, क्या चुनाव को देख करके लेके लिए हैं, क्या ये केवल एक गेम खेला गया किसानों के साथ? ये तो चुनाव को देखते हुए किया उन्होंने, ये जो 3 कानून काले बिल जो लिए वापस, वो चुनाव को देखते हुए लिए इन्होंने। उसके बाद देखो चुनाव के बाद क्या करते हैं, फिर वहीं आ जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इनके चुनावी एक मुद्दा है, बस एक खेल है इनका। किसानों के लिए आप क्या करेंगे? हम किसानों के लिए, किसानों के जो बिजली के खंभे हैं उनके खेतों में लगे हुए हैं, उनका किराया देंगे, और उनका जो कर्ज है उन्हें माफ़ करेंगे, और बिजली हाफ, जो बिजली के बिल है पुराने उनके, वो माफ़ करेंगे। आप बिल हाफ करेंगे? योगी अखिलेश पूरे 5 साल के लिए बिल माफ कर रहे हैं 300 यूनिट के हिसाब से, आप हाफ कर रहे हैं। हाफ के अलावा और युवाओं के लिए क्या ऐसी योजना है कि युवा आपसे जुड़ें? युवाओं के लिए रोजगार है हमारे पास, रोजगार देंगे, हर घर से एक युवक को रोजगार देंगे। आगे की और भी कोई क्या रणनीति है प्रचार की?
प्रचार के लिए हमारे जो है कलाकार आएंगे बॉलीवुड के प्रचार करने के लिए, जिसमें जैकी श्रॉफ और करिश्मा कपूर, शक्ति कपूर और कई अभिनेत्री हमारे साथ अभिनेता भी आएंगे प्रचार प्रसार के लिए। तो ये थे हमारे साथ शेरा परवीन जी। अपना जो भी एजेंडा था इनका चुनावी रणनीति में उतरने का, इन्होंने सारा सब कुछ हमें बताया और ये जनता भी देखेगी इनको कितने भारी मत से इनको मुख्यमंत्री के पद पर बिठालती है या नहीं बिठालती है, तो समय बताएगा। नमस्कार, जय हिंद, अपना ध्यान।